नमस्कार मित्रों, पुस्तकें लिखना या उनको संपादित करना या उनके लिए सामग्री एकत्र करना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। कड़ा श्रम मांगता है और पूरा समर्पण भाव और पूरे लीन हो जाने की एक जो प्रवृत्ति है वो दरकार होती है, इसमें वो ज़रूरी होती है। मैं जिस पुस्तक का जिक्र आपसे कर रहा हूँ उसमें आप ये देखिए, अंदाज़ा लगा लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी एक कृति है। बात शब्दकोश की है, एक संस्कृत का शब्दकोश। इसको तैयार करने में मित्रों आप विश्वास करिए इसलिए कि ये तथ्यात्मकता है। इसको तैयार करने में, वर्तमान स्वरूप तक तैयार करने में 74 वर्ष लगे। 74 वर्ष की अवधि कितनी ज़्यादा होती है, आप अनुमान लगाइए कि एक ही स्तर पर, एक ही दिशा में इतने वर्ष लगातार अगर शोध का काम होता है तो उसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए, उसका नोटिस भी लिया जाना चाहिए और उसका उल्लेख भी होना चाहिए। तो ये उल्लेख जो है मित्रों, ये मैं डक्कन कॉलेज पूना, एक बहुत बड़ा पुराना संस्थान है जिसने संस्कृत के विषय में उसकी व्याकरण, उसका जो शब्दकोश है, उसका एनसाइक्लोपीडिया है, इस दिशा में इतना ज़्यादा काम किया है कि देश के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में इतना काम नहीं हुआ। डक्कन कॉलेज पुणे एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जिनके पास बहुत सारी पांडुलिपियाँ, प्रामाणिक पांडुलिपियाँ रखी हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने वर्ष जिस पे श्रम साध्य जिस काम पे लगे हों, उसमें निश्चित रूप से कहीं भी गुणवत्ता के प्रश्न पर कोई भी समझौता होने का सवाल ही नहीं है। जो लोग पूरी तरह से लीन हैं शोध की प्रक्रिया में, वो कोई भी हेराफेरी, कोई भी अप्रामाणिक बात, कोई भी लापरवाही से, उपेक्षापूर्ण ढंग से कोई बात वो प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। और कुल मिलाकर ये आप अंदाज़ा लगाइए कि ये काम सारा का सारा प्रोजेक्ट, जैसे परियोजना आप कहते हैं, हम लोग परियोजना की कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट भी है टोटल अपने आप में। ये 1948 में शुरुआत इसकी हुई थी, 1948 में, यानी 74 साल से भी ज़्यादा समय लगभग हो चला है। और ये सबसे पहले संस्कृत के एक बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े शोधार्थी प्रोफेसर एस एम कात्रे, उन्होंने इसको आरंभ किया था, प्रोफेसर एस.एम. कात्रे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1948 से लेकर आज तक 74 वर्ष निरंतर इसको कोई रूप देने में लग गए। और ये प्रक्रिया ठप नहीं हुई, अभी भी जारी है, क्योंकि कोई भी शब्दकोश, कोई भी व्याकरण, कोई भी इतिहास जो किसी भाषा का है वो अनवरत रूप से चलता रहता है, क्योंकि भाषा भी एक नदी है और अनवरत लगातार बहने वाली नदी है, जिसमें एडिशंस, अल्ट्रेशंस, कोई वैकल्पिक शब्द, कोई नई जानकारी, कोई नया शब्द, ये सारे के सारे जिसमें जुड़ते रहते हैं और जुड़ने से ही उसका जो प्रवाह है वो बना रहता है और उसकी जो प्रामाणिकता है वो भी बनी रहती है। और वो सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता, कि आपको ये लगता है कि आपने जो भी निष्कर्ष इसमें से कोट करके, इसमें से उद्धृत करके लिया है वो प्रामाणिक है, उस पर कोई भी संदेह की या प्रश्नवाचक चिन्ह अंकित किए जाने की या टंकित किए जाने की कोई संभावना नहीं रहती। अब थोड़ा सा और इस बारे में आगे चलते हैं। प्रोफेसर कात्रे ये इसके पहले प्रथम प्रधान संपादक थे। और ये नेचुरली इसमें ये कहें कि ये अब तक यही चले आ रहे हैं, ये तो संभव नहीं है। और ये प्रक्रिया जो है आगे आगे चल रही है। और इसकी भूमिका थी, प्राकथन था, वो प्रोफेसर A.M. घटगे, एक और संस्कृत के विद्वान थे प्रोफेसर घटगे, तो उन्होंने इसकी भूमिका, इसका प्राकथन तैयार किया था। और ये भी प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। और
अभी जो इसका जो वॉल्यूम 35 इसके वॉल्यूम हो चुके हैं, 35 खंड इसके तैयार भी हो गए और मुद्रित भी हो गए। अब 36वां जो है वो भी तैयार हो रहा है। अलग अलग खंडों में अलग अलग वर्गीकृत सामग्री है। किसी में साहित्य का जिक्र है, किसी में व्याकरण का जिक्र है, किसी में शोध का जिक्र है। हर चीज़ जो भी उस भाषा से जुड़ी हुई है, भाषा से संबंधित है, उसका उल्लेख ज़रूरी। और इसलिए एनसाइक्लोपीडिया नाम की चीज़ जो है बहुत खतरनाक है। उसको जब भारत पाक विभाजन के दिनों में जब चीज़ें बांटी गई थी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग कितने निर्मम होंगे जिन्होंने कोई भी फैसला लेने से पहले ये नहीं सोचा कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को किसी एक पक्ष को पूरे रूप में देने के स्थान पर उन्होंने उसके बीच के टुकड़े दो कर दिए। एक टुकड़ा भारत को दे दिया, एक पाकिस्तान को दे दिया, लिए फिर ये। लेकिन दोनों में से एक भी टुकड़ा किसी के काम का नहीं है, क्योंकि वो अपूर्ण है, अधूरा है। और बांटने वालों को इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि वो एक भाषा की, एक एनसाइक्लोपीडिया की, एक शब्दकोश की हत्या करने जा रहे हैं। उनको इस बात से क्या लेना देना था? उनको तो एक लकीर खींचनी है, चाहे वो सीमाओं के हो, चाहे वो जहन में हो किसी के, चाहे वो भाषाओं के बीच में हो, चाहे वो शब्दकोशों के बीच में हो। एक लकीर, और सिर्फ लकीर खींचना ही उनका काम था। बाकी संवेदनशीलता, संस्कृति, भूगोल, किसी भी चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं था। और यही बातें होती हैं जो किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति, किसी भी कल्चर को नष्ट कर देती हैं। इनसे बड़ा बचना ज़रूरी है। आज 35 वॉल्यूम हो चुके हैं, खंड तैयार हो चुके हैं, 36वां प्रोसेस में, प्रक्रिया में है। अब कल को किसी बात का विवाद होता है, ईश्वर ना करे ऐसा विवाद एनसाइक्लोपीडिया जैसा जो भारत पाक विभाजन के समय हुआ, ऐसा कोई विवाद कहीं भी हो, तो किसी भी विवादास्पद स्थिति में क्या आप ये कर पाएंगे कि इनमें जो 36 जो खंड हैं उनमें 18 एक को दे दें या 18 दूसरे को दे दें? दोनों संस्कृत प्रेमी हों, दोनों दावेदार हों इसके, और आप 18 खंड बीच में बांट, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये एक पूरी की पूरी कल्चर, पूरी की पूरी भाषा की अस्मिता, भाषा की आबरू का सवाल होता है। उसमें हुए शोध कार्य की इज्जत का सवाल होता है, जिससे खिलवाड़ किसी भी शर्त पर नहीं किया जा सकता। और इसी बात पर ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ रहा है। और अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया कि कुल मिलाकर ये कहाँ समाप्त होगा एनसाइक्लोपीडिया, और कितने खंड उसके अंतिम रूप में होंगे, ये बातें तय नहीं हैं। मैंने जैसे पहले भी आपसे गुजारिश की ना, प्रार्थना की, एक स्पष्टीकरण विनम्र शब्दों में आपको दिया, आपसे जानकारी भी बांटी कि कोई चीज़ें, ये भाषा जो है ये बहता नीर है, बहती नदी है। इसमें कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी प्रदूषण किसी प्रकार का भी ये संभव नहीं है। ये नदी बहती रहेगी, इसमें नए शब्द जुड़ते रहेंगे, नया शोध होता रहेगा। धन्यवाद।